एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पॉलिटिक्स साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग पार्ट 2। पहले कि हम देखें कि बेल्जियम ने कैसा सिस्टम अपनाया, पहले ये जानते हैं कि किस तरह से हम पावर को शेयर कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें कि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें ये तीनों सेम लेवल पे ही हैं और इन तीनों के पास अलग अलग पावर है। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहता है, यानी ये ऐसा सिस्टम इंश्योर करता है कि किसी भी ऑर्गन के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं हो। हर ऑर्गन एक दूसरे को देखती है। यहाँ पे जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के काम पर नज़र रखती है। एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर आते हैं, इन पे लेजिस्लेचर और जुडिशरी नज़र रखती है और जुडिशरी के ऊपर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नज़र रखती है। इस अरेंजमेंट को सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहते हैं। दूसरी तरह का पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल में पावर शेयरिंग किए जाते हैं। मतलब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट में डिवाइड होते हैं, और ऐसी गवर्नमेंट को जहाँ पर पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइड है उसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। सेम ऐसे ही पावर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और नीचे के लेवल पे, जैसे म्यूनसिपालिटी और पंचायत लेवल में। तीसरे तरीके का पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे हम अपनी कंट्री में रह रहे हैं, सारे कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ताकि उनका भी गवर्नमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में रोल हो। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता था? यहाँ पे ये होता था कि SC, ST, OBC या फिर वुमेन के लिए कुछ सीट रिजर्व कर दी जाती थी। ये इसलिए किया जाता था ताकि गवर्नमेंट में उनकी भी बात सुनी जाए। चौथे तरीके का पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है कि पावर किसी एक के पास सीमित ना हो, बल्कि पावर सबके बीच में शेयर हो सके। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो कॉम्पिटिशन होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी हर बार नहीं जीत रही, बल्कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है। इलेक्शन और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, लाइक ट्रेडर्स के प्रेशर ग्रुप्स, बिजनेसमैन के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, फार्मर्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर के, ये सारे अपने ग्रुप बनाते हैं और इनका भी शेयर होता है गवर्नमेंट पावर में। या फिर ये गवर्नमेंट की कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर गवर्नमेंट की डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये भी पावर शेयरिंग का हिस्सा होते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि पावर शेयरिंग के कितने तरह की हो सकती है। तो लेट्स सी कि बेल्जियम ने कैसा सिस्टम अपनाया। उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रांस स्पीकिंग लोग इक्वल नंबर में रहेंगे। कुछ स्पेशल लॉ बनाने के लिए मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए हर लैंग्वेज कम्युनिटी का, यानी कि अगर सपोज स्पेशल लॉ आता है तो फ्रांस और डच स्पीकिंग दोनों की मेजॉरिटी चाहिए उस लॉ को पास करने के लिए, यानी कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ज़्यादातर पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी है, जो कि 2 रीजन में है, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे नहीं है, इसके भी इक्वल पावर्स हैं। ब्रसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट है जहां दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्रांस कम्युनिटी ने ब्रसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच कम्युनिटी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया। इन दोनों तरह की गवर्नमेंट के अलावा एक और तरह की गवर्नमेंट है बेल्जियम में, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट को एक तरह की लैंग्वेज कम्युनिटी इलेक्ट करती है, जैसे डच, फ्रांस और जर्मन। चाहे वो जहाँ भी रहे, इस गवर्नमेंट को कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड सारे पावर हैं। और ये मॉडल आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, और ये मॉडल काफ़ी कॉम्प्लिकेट है भी, पर इस अरेंजमेंट की वजह से बेल्जियम में सब कुछ अच्छा चल रहा है सारे कम्युनिटीज़ के बीच में। तो हमने इन दोनों कंट्रीज से क्या सीखा कि ये दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं,
पर जिस तरह से इन दोनों ने पावर शेयरिंग का क्वेश्चन डील किया है ये अलग अलग है। बेल्जियम में वहाँ के लीडर ने रियलाइज़ किया कि अगर उनको कंट्री में यूनिटी रखनी है तो ये तभी पॉसिबल है अगर उनने सारे कम्युनिटीज़ की फीलिंग को रिस्पेक्ट किया और उनकी इंटरेस्ट का ध्यान रखा। तो ऐसे रिलीजन्स की वजह से सारे लोग साथ में आए और एक म्यूचुअली अरेंजमेंट पर एग्री किया। श्रीलंका में अलग ही हुआ। वहाँ भी पता चला कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहे तो पावर शेयर करने से मना भी कर सकती है और कंट्री की यूनिटी में भी इसका असर पड़ सकता है। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है? इसके दो रीज़न हैं। पहला है कि पावर शेयरिंग की वजह से कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी या फिर कम होंगी, क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। इसलिए पावर शेयरिंग की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। शॉर्ट टर्म में लगता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के रूल में क्या प्रॉब्लम है, बट लॉन्ग टर्म में समझ में आता है कि सबको पावर मिलनी चाहिए। और दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से पावर अच्छी है, वो है क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको अपना लीडर चुनने का फ्रीडम है। डेमोक्रेटिक रूल में सारे के सारे इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो हम लीडर चुनते हैं वो लॉ बनाते हैं, वो सबके लिए बनाते हैं। सिर्फ उनके लिए नहीं बनाते हैं जिन्होंने वोट किया है, बल्कि जिन्होंने उनके लिए वोट नहीं किया है उनके लिए भी बनाते हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को कंसल्ट करना पड़ेगा कि उनको कैसे गवर्न होना है। एक लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट वही होगी जिसमें सिटीज़न पार्टिसिपेट करें और उनकी भी राय ली जाए सिस्टम में। उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सबकी भावनाओं की रिस्पेक्ट हो। तो पहला रीज़न है जिसकी वजह से पावर शेयरिंग अच्छी है, उसको प्रूडेंशियल रीज़न कहते हैं। प्रूडेंशियल रीज़न ये बताता है कि पावर शेयरिंग से बेटर आउटकम्स आएंगे सोसाइटी में। और मोरल रीज़न ये बताता है कि पावर शेयरिंग क्यों वैल्यूएबल है। सो चैप्टर वॉज एंड। थैंक यू so much for watching this video. Have a great day. Bye.